पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। विदेश में फैलते कोरोना के मामले को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में एक हाई लेवल मीटिंग की और स्थिति की समीक्षा की। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने भी राज्य की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठकें की हैं। अहम है कि आज से संसद में मास्क एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में बयान दिया, कहा कि खत्म नहीं हुआ है कोरोना, प्रोटोकॉल का पालन करें, फिर से बूस्टर डोज पर ध्यान देना होगा। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सलाह है, वो आपको बता दें क्या सलाह है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, शादी सम्मेलनों से में दूरी बनाए रखें, विदेश यात्रा फिलहाल टाल दें, बुखार, कफ, गले में खराश में डॉक्टर से सलाह लें, एहतियातन डोज जल्द से जल्द लें, सरकारी एडवाइजरी का पालन करें। तो सरकार की वेबसाइट के अनुसार आज देश में कोरोना के 3,402 मामले हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1438 मामले हैं, कल से 2 ज्यादा हैं। कर्नाटक में 1263 मामले हैं, कल से 9 कम हैं। महाराष्ट्र में 135, कल से 3 ज्यादा। उड़ीसा में 103, कल से 5 ज्यादा। और उत्तर प्रदेश में 98, कल से 3 ज्यादा। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन मैमसी से हैं, साथ ही डॉक्टर सैजानंद प्रसाद सिंह, प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका इंतजार करते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर सुनीला गर्ग, आपसे आपका असेसमेंट क्या है? मास्क कितना महत्वपूर्ण इस समय हो गया है सबके लिए? मुझे कहा जा रहा है, मैं आपको रोकूंगी मैम, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बयान दे रहे हैं। जितने केसेस आ रहे हैं भारत सरकार के डायरेक्शन के मुताबिक हम सारे केसेस की, जितने पॉजिटिव केस आते हैं सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं कि वो उसमें कौन सा वेरिएंट है। दूसरा, हमारी आज दिल्ली में लगभग 2,500 केसेस की टोटल टेस्टिंग होती है डेली। हमारी कैपेसिटी 1 लाख तक पहुंच गई है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 1 लाख टेस्ट्स डेली भी कर सकते हैं। आज हमारे पास 8,000 बेड्स कोरोना के लिए अलग से रखे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो 8,000 बेड्स अभी फिलहाल खाली हमने रखे हुए हैं। पिछली लास्ट जो कोरोना की पीक आई थी उसमें 25,000 बेड्स तक हम लेके गए थे। इसको भी इस बार हमारी तैयारी 36,000 बेड्स तक की है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 36,000 बेड्स कोरोना के तैयार कर सकते हैं। पिछली बार ऑक्सीजन की काफी दिक्कत हुई थी। ऑक्सीजन की सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि एक तरफ तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, दूसरी तरफ ऑक्सीजन अगर मिलती भी थी तो दिल्ली में हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी। वो हमने अब बढ़ा ली है। आज हमारे पास 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है। 928 मीट्रिक टन। इसमें पिछली बार आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा दिक्कत थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। सब आदमी मतलब अपने अपने मरीज को लेके एक सिलेंडर ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अभी हमारे पास जितने सिलेंडर्स हैं पूरी दिल्ली में सब अस्पतालों में जो लगे हुए, उसके अलावा 6,000 सिलेंडर्स हमारे पास रिजर्व में अभी खाली पड़े हुए हैं। जरूरत पड़ेगी तो इनको, पिछली बार जब पीक आई थी तो हमने ये 6,000 सिलेंडर्स चाइना से इंपोर्ट किए थे और ये 6,000 रिजर्व में पड़े हुए हैं हमारे पास सिलेंडर्स। पिछली बार एक दिक्कत ये आई थी कि XYZ स्टेट कह देता था कि ठीक है आप ऑक्सीजन उठा लो। हमारे पास ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर्स नहीं थे और कहीं से टैंकर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। आज हमारे पास दिल्ली सरकार के पास अपने 12 टैंकर हैं और 3 प्राइवेट में अवेलेबल है, तो 15 टैंकर दिल्ली के पास अवेलेबल है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने अपने टैंकर्स की भी व्यवस्था कर ली है। दिल्ली में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लगभग 100% लोगों को लग चुकी है। प्रिकॉशन डोज जो है वो बहुत कम लोगों ने लगाई है, केवल 24% लोगों ने लगवाई है। मेरी हाथ जोड़ के सब लोगों से अब निवेदन है कि दिल्ली सरकार, आज ये मीटिंग में भी मैंने सबको कहा कि हमें दोबारा एक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि घर घर जाके प्रिकॉशन डोज लगाई जाए।
तो सब लोगों से लोग लगाते नहीं है, घर घर जाते भी हैं हमारे डॉक्टर्स लगाने के लिए तो भी नहीं लगवाते। सबसे निवेदन है कि प्रिकॉशन डोज जरूर लगवा लें। एम्बुलेंसेज की भी पूरी तैयारी है, अभी 380 एम्बुलेंसेज हमारे पास रेडी हैं, लेकिन आज और भी एम्बुलेंसेज के लिए हमने ऑर्डर दे दिए हैं कि और एम्बुलेंसेज का भी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया जाए। तो मोटे मोटे तौर पे हम तैयार हैं और भगवान ना करे कि कोरोना फैले, दिल्ली में कोरोना आए, भारत में कोरोना आए, लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। हम केंद्र सरकार के उस पे निर्देश पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज इस टाइम और एक्सपर्टीज केंद्र सरकार के पास है। कितना हमें तैयारी करने की जरूरत है, कितनी वो, तो केंद्र सरकार जैसे जैसे आदेश देगी हम उन आदेशों का पालन करेंगे। कई सारे स्टेट एयरपोर्ट पर जो है वहां पर रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। आईजीआई पर क्या आपने ऑर्डर किया रैंडम सैंपलिंग जो अभी से शुरू हो, खासकर जो बाहर से आ रहे हैं, चाइना से ट्रांजिट रूट लेकर के आ रहे हैं? मेरे ख्याल से उसके बारे में भी केंद्र सरकार ऑर्डर निकालेगा। जो दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर कितनी सैंपलिंग होनी चाहिए, जो जो केंद्र कहेगा उसके हिसाब से मैन पावर और मटेरियल प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। स्कूल्स को लेके बहुत बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके वैक्सीन को लेके अभी भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कवरेज नहीं है। वैक्सीन जैसे मैंने बताया कि सेकेंड डोज 100% लग चुकी है सभी एज ग्रुप्स में और सभी कैटेगरीज में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक समीक्षा बैठक की है। उसके बाद उन्होंने कहा था दिल्ली पूरी तरह से तैयार है और केंद्र के जो दिशा निर्देश देंगे वो राज्य पालन करेंगे उसका। डॉक्टर सुनीला गर्ग आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, मास्क क्या बिल्कुल अब अनिवार्य हो गया है? मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह वो भी जुड़ गए, आईएमए के अध्यक्ष हैं हमारे साथ। तो डॉक्टर गर्ग आपसे पहले देखिए जी, मैं कहना चाहूंगी कि मास्क एक पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट सोशल वैक्सीन का रूप का काम करता है। जैसे कि हम फर्स्ट वेव के दौरान देखते हैं हमारे पास वैक्सीन नहीं था, तो मास्क एक बहुत इफेक्टिव साधन था हमारी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में। तो मास्क केवल कोविड टाइम में इसको हम ना कंसिडर करें, परंतु आने वाले सभी समय में, क्योंकि जितने भी हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देखते हैं वो सब मास्क के द्वारा बचाए जा सकते हैं, पॉल्यूशन को बचाया जा सकता है। अगर हम जापान का उदाहरण ले तो मास्क देखिए उनकी लाइफ का एक अभिन्न अंग है। तो मैं कहती हूँ कि मास्क एक हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग होना चाहिए। हम कोविड की वेट ना करें, परंतु हमारे जीवन में हम मास्क का रेगुलर रूप से प्रयोग करें। जी डॉक्टर सिंह, आपसे पूछना चाहूंगी क्रिटिकल कितनी सिचुएशन है या सिर्फ अभी कॉशियस रहने की हमें जरूरत है? आपका क्या आंकलन, आप लोगों का जो एडवाइजरी आप लोगों ने जारी की है वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई है? जी धन्यवाद मैडम। आज सडन सर्ज ऑफ कोविड जो पूरे देश में हो गया है, खास करके चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में, अमेरिका में, यह बहुत दुखद है और हम लोग अभी तक बहुत अलर्ट नहीं हो पाए हैं। खास करके जो लोग प्लेन से हवाई जहाज से जर्नी कर रहे हैं उनका जांच होना बहुत जरूरी है। हम लोग एडवाइजरी में सबसे बड़ी बहुत जरूरी है, सबसे पहला फेस मास्क का यूज करना चाहिए, मास्क यूज करें। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तीसरा रेगुलर हैंड वॉशिंग विद सॉप करें। चौथा पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करें। तो देखिए अभी आ रहा है 1 जनवरी और 25 दिसंबर, दोनों दिन हम लोग इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं जमा ज्यादा लोग नहीं हो जाएं और हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेवल अवॉइड करें। और जब भी खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो तो जो निकट के डॉक्टर हैं उनको कांटेक्ट करें। जी तो अभी जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एडवाइजरी आता है, जो इश्यू होता है टाइम टू टाइम, उसको फॉलो करें। पूरे देश में हम लोग 3.5 लाख डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, आपने और सब मिला के लगभग 10 लाख डॉक्टर फॉलो कर रहा है। हम लोग सभी लोग अलर्ट हैं, जनहित में काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पैनिक ही नहीं होना है कि जो न्यू चाइना जो वेरिएंट आया है BF7, लगता है कि बहुत ज्यादा विरुलेंट नहीं होगा, फिर भी हम लोग को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो यदि प्रिवेंशन हम अभी से रखेंगे तो हम लोग क्योर तो पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं, जो बूस्टर डोज नहीं लिए हैं, उनको यथाशीघ्र बूस्टर डोज लेना चाहिए, जिससे कि उनको ये रोग नहीं पकड़े।
डॉक्टर तो सिंह, आपने एक अहम हमारे बात देश कही। में जो वैक्सीनेशन हुआ है, जी, आपने एक अहम बात कही कि हम इतने अलर्ट नहीं हैं। आपको लगता है कि हमें और कुछ कदम पहले उठा लेने चाहिए, कुछ फ्लाइट्स को रोकने की बात, या क्या सुझाव देंगे आप सरकार को? मैडम अभी हम देखा, अभी एयरपोर्ट से भी बाहर से आ रहे थे तो बहुत लोग अभी हमारे बोध गया में बहुत से चाइनीज तिब्बत के लोग आ रहे थे विदाउट मास्क। उनको एयरपोर्ट पर चेक होना चाहिए। एयरपोर्ट पर उनको बहुत से खांसी सर्दी वाले भी दिखाई पड़ रहे थे। हम लोग हम लखनऊ से आ रहे थे, उस समय उनको कहीं कोई चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस पर ध्यान देने की जरूरत है, कारण कि जो भी फैलेगा एयरपोर्ट से, बस अड्डे से ही फैलेगा, स्टेशन से ही फैलेगा। इसलिए हम लोग अभी से उस पर हम लोग को जांच की प्रक्रिया करनी चाहिए। उन लोग कम से कम जो टेस्ट होता है कोरोना का, वो टेस्ट करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत में हम लोग पड़ सकते हैं। सावधान रहना बहुत जरूरी है। हम लोग का जो हर्ड इम्यूनिटी है बहुत अच्छा है इंडियन का, और हमारा जो वैक्सीन है वो सबसे इफेक्टिव है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए हम लोग के यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, पैनिक ही नहीं होना है। लेकिन हम लोग अलर्ट रहने की जरूरत डॉक्टर साहब, तो आप पड़ेगी। सरकार को क्या सुझाव देंगे इस समय? एकदम सरकार को क्या सुझाव दे रहे हैं आप लोग? सरकार का जो एडवाइजरी होगा, हम मास्क कंपलसरी करें। एयरपोर्ट, स्टेशन जो और गैदरिंग जहाँ होता है मास्क पहन के लोग जाएं, और जब भी खांसी सर्दी बुखार हो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है। डॉक्टर सहजानंद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। लोगों ने गाइडलाइंस जारी की हैं, वो हमने अपने चैनल पर दिखाई हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग, आपसे जो सिचुएशन है, आपका असेसमेंट क्या है मैम? किस तरह से हम, क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ कहीं 1-2 मामले बढ़ रहे हैं, कहीं 1-2 मामले घट रहे हैं, तो कैसे, आपका क्या असेसमेंट है? निधि जी, मैं कहूंगी कि हमें रोज का ना देख के वीकली पॉजिटिविटी रेट को देखना चाहिए, क्योंकि ये जरूर ये घटना पड़ता रहता है कि 2 नंबर केसेस बढ़े, कई केसेस इसमें से एसिम्टोमेटिक भी होते हैं जो कि हमारी पहुंच तक नहीं पहुंच पाते। तो बेसिकली मैं कहूंगी सिचुएशन पे वॉच रखें, और पर्टिकुलरली हम अपनी जीनोमिक सीक्वेंसिंग पे ज्यादा ध्यान दें। जितने भी हमारे पॉजिटिव केसेस आते हैं उनका हम देखें कि क्या वेरिएंट अभी सर्कुलेशन में है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, हमारे को सर्वेलेंस, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पे ज्यादा जोर देना चाहिए। और हमें हॉटस्पॉट्स देखने चाहिए कि हमारे देश में कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जहां से केसेस हमारे निकल के आ रहे हैं। जैसे कि आपने 4 राज्यों का हमें बताया कि इतने नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, कम हो गए, परंतु हमें वॉच जरूर रखनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ केसेस वाकई में एक्चुअल नंबर में बढ़ रहे हैं। 2, 3, 4 केसेस का वेरिएशन शुड नॉट बॉदर अस। परंतु देखिए, मैं अभी भी बार बार ये कहती हूँ कि हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारा विश्व सुरक्षित है। आज 14 देशों में हम देख रहे हैं काफी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल नेबरहुड में हमारे चाइना ही है जहाँ की बहुत नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। और जो BF.7 जिसकी डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे, वो हमारा BA.5 का ही एक सब वेरिएंट है जो कि हाईली ट्रांसमिसिबल है और हमारे इम्यून मैकेनिज्म को इवेड करता है। यानी कि जो वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी पर्टिकुलरली उसको वो इवेड कर सकता है। और चाइना में अभी तक जो 2 वैक्सीन हमारे यूज हुए हैं पर्टिकुलरली, उनकी हम देखते हैं कि प्रोटेक्टिविटी रेट या एफिकेसी हैज बीन अराउंड 30%, वेदर इट इज साइनोवैक या साइनोफार्म की अगर हम बात करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो लोगों ने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिए हैं वो जल्दी से जल्दी आके प्रिकॉशनरी डोज लगाएं। अब हमारे पास में देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बल्कि भारत ने अभी सभी देशों का भी ख्याल रखा है इस दौरान में। बिल्कुल आप दोनों से बात की, बहुत अहम जानकारियां दी। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जो प्रेसिडेंट है IMA के, उन्होंने कहा है कि अभी भी कई मसलों पर हम ढिलाई बरतते हुए दिख रहे हैं, खास तौर से एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस पर हमें एहतियात बरतनी है, गाइडलाइंस जारी, टेस्टिंग होनी चाहिए, मास्क अनिवार्य अब हो जाना चाहिए, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको कड़ाई से अब हमें उसका पालन करना चाहिए।
तो बहरहाल ये डॉक्टर्स की राय थी, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि इस मामले में सियासी पासे भी चले जा रहे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा और स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी को लेकर सियासी बवाल जारी है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री की यात्रा स्थगित करने वाली जो चिट्ठी है, भारत जोड़ो राहुल गांधी ने आज उस पर पलटवार किया है। हरियाणा के नूंह में उन्होंने कहा है कि मुझे चिट्ठी लिखी गई है कि कोरोना आ रहा है, इसलिए यात्रा बंद करो। अब भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान बीजेपी ने कहा है कि उन्होंने जन आक्रोश यात्रा रोक दी है। राहुल गांधी को भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ जो जंगल राज है, कुशासन है, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ 200 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा चल रही थी। और जब कोविड की गाइडलाइन आई, तुरंत जो यात्रा बची हुई थी उन यात्राओं को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिल्कुल राहुल गांधी जी को भी ध्यान देना चाहिए कि कोविड की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को अवश्य रूप से पालन करें, क्योंकि लोगों की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। उसको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। उधर बिहार पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि अपने बयान को केंद्रीय मंत्री ने वापस ले लिया है, लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि वे माफी मांगे। संसद में गांधी प्रतिमा से लेकर राज्यसभा तक बिहार को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर हंगामा। बयान पर ज्यादा बवाल मचा तो पीयूष गोयल बैकफुट पर आ गए। बिहार को दिए गए अपने बयान वापस ले लिए। Honorable Chairman, sir, at the outset, let me specify. Honorable Chairman, sir, at the outset, let me clarify. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. ये स्टेटमेंट विड्रॉ करने वाली चीज नहीं है, ये सीधे पब्लिक अपॉलॉजी वाली चीज है। और इसमें दोनों में मीलों का फासला है। अभी भी मेरी विनती होगी, अगर पीयूष गोयल जी माफी नहीं मांगते हैं सदन में और एक एक बिहार के लोगों से, तो जाहिर तौर पर मैं मानूंगा कि प्रधानमंत्री जी की और उनकी पार्टी की कहीं यही तो मंशा नहीं। बुधवार को जब राज्यसभा में राजद के मनोज झा बोल रहे थे, तब पीयूष गोयल ने कहा कि इनका बस चले तो देश को बिहार बना दे। इसके बाद से पीयूष गोयल के बयान पर हंगामा मच गया। बिहार का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस मुद्दे पर गुरुवार को गांधी प्रतिमा के सामने राजद, जेडीयू, सीपीएम, शिवसेना समेत कई पार्टियों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। पीयूष गोयल जी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और एक जिम्मेवार व्यक्ति के मुंह से ये निकलना, इन शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का निकलना, उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। उनको जितनी राजनीति करनी है वो राजनीति करें, हम लोग के साथ राजनीति करें, हम लोग को गाली दें, बिहार को कम से कम गाली। लेकिन ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि पूरा देश को बिहार बना देंगे? ये तो उन लोग न बताएंगे, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं माफी मांगिए, और नहीं तो बोलिए कि क्यों आपने कहा। अपने कारनामों को छिपाने के लिए इस प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप, अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास है। बिहार का अपमान हुआ, किस तरह से अपमान तो रोज हो रहा है बिहार का। जहर की जहरीली शराब पी करके, आपकी विफलता से जहरीली शराब पी करके 100 लोग से अधिक मर जाते हैं, क्या अपमान नहीं है? ठंड से लोग मर जाते हैं, अपमान नहीं है? गरीबी से लोग राज्य छोड़ के जा रहे हैं, अपमान नहीं है? हालांकि पीयूष गोयल ने बयान वापस ले लिया है, लेकिन बिहार में राजद और जेडीयू इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। पीयूष गोयल ने भले ही अपना बयान वापस ले लिया हो, लेकिन अलग अलग मौके पर अलग अलग नेताओं के बयान बताते हैं कि उनकी एक बिहार ग्रंथि है। इस ग्रंथि से उभरेंगे तो बिहार को भी समझेंगे और बिहार के मुश्किलों को भी। नई दिल्ली में संसद भवन से मनोरंजन भारती के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश एक लिखित जवाब के आधार पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सरकारी पैसे के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने तो बीजेपी दफ्तर में खाने पर ही 40 करोड़ के खर्च का आरोप लगा दिया, जिसका खुद मुख्यमंत्री ने पुरजोर विरोध किया है। अनुराग द्वारी दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। हमारे साथ इस वक्त हैं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। आप लोगों ने 40 करोड़ का खाना खिला दिया अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी धन से। देखिए, बिना तथ्य के आरोप लगाना और उछक उछक के कहना, ऐसा पेपर कोई भी दिखा देगा। कागज है और मेरा सरकार का ही जवाब दिया हुआ जवाब निवेदन तो सुन लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कह दिया कि आप केवल किसी एक पेपर से आरोप सिद्ध होना नहीं बता सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन फिर सरकारी जवाब है, लिखित जवाब है विधानसभा का। वही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसका क्या आधार है, ये पहले पता करिए। इसमें कहीं कोई दम नहीं है। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए इस तरह के आरोप लगाना जिसका ना कोई तथ्य है ना आधार है। लेकिन वो तो कह रहे तथ्य आधार विधानसभा में लिखित जवाब। विधानसभा अध्यक्ष जी का आप प्रोसीडिंग सुनिए ना, उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा है कि इस तरह से यदि कोई विधानसभा का उत्तर आ जाएगा तो उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई आधार है। इसके नीचे जाइए, अंदर से पता करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, जिनका कहना है जबकि ये जो जवाब है सरकार ने मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में 2019 का, जबकि 2014 से 2018 तक कुल 9 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें बाकायदा सरकारी विभागों ने लिखकर, ये देखिए बीजेपी दफ्तर विधायक दल की बैठक, और जब इसका कुल योग मैंने निकाला तो ये जो लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि है, इसमें और भी कई विभागों के खर्चे हैं। लेकिन सिर्फ 4 साल में अगर आप वो राशि देखेंगे तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए बीजेपी कार्यालय में, आप ये देखिए बीजेपी दफ्तर में चाय नाश्ते पर खर्च किए गए हैं। लगभग 4 करोड़ 4 साल में बीजेपी दफ्तर में सरकारी पैसा। और ये ऐसा वैसा आरोप नहीं है, विधानसभा में लिखित जवाब है। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री कोई भी इसमें मानने को तैयार नहीं। उनका बार बार वो विधानसभा अध्यक्ष का हवाला दे रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और कुछ देर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर जहरीली शराब के अवैध कारोबार पर कैसे की जा रही कार्रवाई, दिखाएंगे आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट। तो बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद उत्तर प्रदेश में भी अवैध शराब को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा और हिंड नदी के किनारे अवैध शराब बनाने वालों के कई ठिकानों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करके ऑपरेशन जहरीली शराब चला रही है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के इस बियाबान इलाके में पुलिस के ड्रोन ने आखिरकार गैर कानूनी तरीके से बन रही शराब की भट्टी को आसमान से देख ही लिया। यहाँ दूर दूर तक न तो इंसानी आबादी है और न ही कोई पक्का रास्ता। हजारों एकड़ जमीन पर सिर्फ गन्ना, सरसों के खेत और गंगा नदी का विशाल किनारा ही दिख रहा है। यही वजह है कि जहरीली शराब बनाने के लिए तस्करों का ये मनपसंद इलाका है। लेकिन अब पुलिस ड्रोन से कैसे जहरीली शराब की भट्टियों को खोज रही है, ये जानने के लिए हम पहुंचे गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली। यहाँ आगे पुलिस की रेड पार्टी और पीछे हम हैं। मैं अभी आपको उस जगह पर लेकर जा रहा हूं जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की सीमाएं पड़ती हैं और काफी ये रास्ता बहुत खराब है। गंगा नदी के किनारे एक खादर का बहुत बड़ा इलाका है जो आप देख सकते हैं कि गन्ने के खेत से ढका हुआ रहता है और वहां पर कोई पक्की सड़क न होने के चलते जो है वो अवैध शराब बनाई जाने की खबर रहती है। तो अभी पुलिस की टीम वहीं पर जा रही है, हम उसके साथ में हैं। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली से करीब 15 किलोमीटर दूर जाकर पक्का रास्ता और आबादी दोनों खत्म हो गए।
यहाँ से कच्चे रास्ते पर 2 से 3 किलोमीटर किसी तरह चलने के बाद गाड़ियां आखिरकार खड़ी करनी पड़ी। यहाँ से पुलिस की रेड पार्टी को रास्ता ड्रोन के जरिए देखना था, लिहाजा सैकड़ों एकड़ खेत और गंगा नदी के किनारे की बियाबान जगह देखने के लिए पुलिस अब ड्रोन उड़ाने की तैयारी कर रही है। ऊपर ड्रोन और नीचे उससे मिल रही तस्वीरें देखकर पुलिस पार्टी नदी के किनारे किनारे चलने लगी। कुछ संदिग्ध तस्करों ने पुलिस पार्टी को दूर से ही देख लिया और मोटरसाइकिल से भागने लगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे गंगा नदी का किनारा है यहाँ पर, और ये आप देखिए यहाँ पर अवैध शराब बनाने की जो भट्टी है वो यहाँ पर लगी हुई थी, जिसको पुलिस ने अभी नष्ट किया है, और पानी भी उनको यहाँ से मिल जाता है। तो अगर वो भट्टी नष्ट नहीं होती तो यहीं से फिर वो जो है वो अवैध शराब की खेप ट्रैक्टर या छोटी गाड़ियों से लेकर जाते और फिर बाजार में उसको बेच देते। आसमान में उड़ते ड्रोन की नजरों से देखकर खेत और नहर पार करके अब पुलिस पार्टी इस शराब की भट्टी तक पहुंची है। भट्टी की आग से अब भी धुआं निकल रहा है। यहाँ इस भट्टी में करीब 190 लीटर अवैध शराब बन रही थी, लिहाजा पुलिस की एक दूसरी पार्टी ने भागे तस्करों को भी धर दबोचा है। इसमें हम ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं और ड्रोन से हम मैपिंग करते हैं। वहाँ पे ड्रोन की जो वीडियोस हैं फिर उसको सीओ लेवल के ऑफिसर्स एनालाइज करते हैं और उसकी इनपुट्स के बेसिस पे जितनी भी भट्टियाँ वहाँ पे चल रही होती हैं उन पे हम प्रभावी कार्रवाई पुलिस के द्वारा लगातार की जाती है। सोचिए, बारिश के वक्त जब इन इलाकों में गंगा नदी का पानी रहता है तो पुलिस का काम कितना मुश्किल होता होगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस साल पुलिस ने सूबे में करीब 8000 मामले अवैध शराब बनाने वालों पर दर्ज किए हैं। पुलिस और आबकारी विभाग आसमान से लेकर जमीन खोदकर अवैध शराब को नष्ट करने का सख्ती से अभियान चला रही है। इस तरह के दुर्गम और सुनसान इलाकों में पुलिस और आबकारी की टीम के साथ शराब तस्करों की मुठभेड़ होती रहती है। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ 35,000 करोड़ का एमओयू यानी समझौता किया, जिसकी मान्यता ही रद्द की जा चुकी है। अब यूपी सरकार का कहना है कि ये समझौता ऑस्टिन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ऑस्टिन कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ किया गया। एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीर 16 दिसंबर की है, जिसमें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और यूपी सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार कैलिफोर्निया की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर विलियम केंट के साथ समझौता करने के बाद तस्वीर खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। एमओयू में हस्ताक्षर के बाद यूपी सरकार की प्रेस रिलीज में बताया गया कि यूपी सरकार ने कैलिफोर्निया की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ 42 अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। यह समझौता 16 दिसंबर को सैन फ्रांसिस्को में हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर करने खुद यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह सैन फ्रांसिस्को गए थे। यूपी सरकार ने यह समझौता ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ यूपी में ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाने के लिए किया। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कैलिफोर्निया प्रशासन के दस्तावेजों में एमओयू पर दस्तखत होने से कुछ दिन पहले ही ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई। कैलिफोर्निया के उपभोक्ता मामलों के विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 8 दिसंबर को ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर $9,965 का जुर्माना लगाया गया है। कैलिफोर्निया के उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक यह फैसला ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने 2019 और 2020 की सालाना फीस ना भरे जाने के लिए किया है। इस पूरे मामले पर एनडीटीवी को यूपी प्रशासन ने लिखित जवाब दिया है। यूपी सरकार के मुताबिक ये सिर्फ एमओयू यानी समझौता ज्ञापन है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी को कोई जमीन या लाभ नहीं दिया गया है। ये एमओयू ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ नहीं बल्कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ किया गया है। ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के अधिकारियों को यूपी बुलाया जाएगा।
यूपी सरकार के अधिकारी सारे दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में एक भी बच्चा नहीं पढ़ता और यूनिवर्सिटी में सिर्फ 25% शिक्षक ही उपलब्ध हैं। यूपी सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन जिस एमओयू में दस्तखत हुए हैं उस एमओयू में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के चांसलर के भी दस्तखत हैं। यूपी सरकार के कुछ अधिकारी नाम ना लेने की शर्त पे बता रहे हैं कि बहुत बड़ी भूल हो गई है। सोचिए कि एक मंत्री जाता है, एक पूर्व मंत्री जाता है, इतना बड़ा अधिकारी जाता है और एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक नहीं करता, उनका कैंपस नहीं देखता। और इस पूरे मामले में यूपी सरकार की किरकिरी हुई है और जो एक पूरा आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है विदेश से निवेश लाने का, उस पर भी अब सवाल खड़े होने लग गए हैं। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा है कि उन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा जो काम पर नहीं लौट रहे हैं। इस साल के शुरुआती महीनों में घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इनमें स्कूल टीचर, दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी शामिल थे। खतरे के मद्देनजर काफी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने परिवार समेत घाटी को छोड़ दिया है। कई महीने से करीब 6000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी काम पर नहीं लौट रहे हैं। अब उपराज्यपाल ने ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोकने की बात कही है। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बिना काम के वेतन नहीं वाले बयान को लेकर कश्मीरी पंडितों का गुस्सा फूट पड़ा है। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है।